Hello my dear students, very good morning all of you. Today we are starting page number 6.9, chapter Rural Development is going on. Emerging Alternative Marketing Channels. एमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स यानी कौन कौन से नए मार्केटिंग चैनल्स उभर रहे हैं. Origin of farmers market. Farmers can increase their income if they directly sell their produce to consumer. कि फार्मर अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर वो अपना प्रोडक्शन ब्रोकर्स को ना बेचते हुए डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचे तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं. एज ए रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट वॉज स्टार्टेड. और इसीलिए फार्मर्स मार्केट स्टार्ट हुआ. To give boost to the small farmers by providing them direct access to the consumer and eliminating the middleman. और middleman को हटाकर डायरेक्टली कंज्यूमर और फार्मर का कांटेक्ट होता है. फार्मर अपना प्रोडक्शन कंज्यूमर को बेचते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ दीज चैनल आर. कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं. अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा राजस्थान में इस तरह का मार्केट है अपनी मंडी नाम से. पुणे में है, पुणे हदासपुर मंडी है. फिर है आंध्र प्रदेश में रिदु बाजार और तमिलनाडु में है उझावर सेंडीज. ये इस तरह के मार्केट हैं जहाँ पर डायरेक्टली फार्मर्स कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं. नेक्स्ट आता है अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contracts alliance with farmers. कि ये जो मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं वो डायरेक्टली अपने रॉ मटेरियल के लिए किससे कांटेक्ट कर रही हैं. आप फार्मर से कांटेक्ट कर रही हैं. दे एनकरेज द फार्मर टू कल्टिवेट फार्म प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट एट्सेट्रा ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी. कि इन कंपनियों को जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो फार्मर से कहती हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट उगाओ जो उनको फास्ट फूड में काम आता है. They provide them with not only seeds and other inputs but also assure procurement of the product at pre-decided price. और वो फार्मर से कांटेक्ट कर लेती हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम आपको बीज भी देंगे, पैसा भी देंगे उगाने के लिए, अदर फैसिलिटीज़ भी देंगे, लेकिन आज ही हम प्रोडक्ट का भाव डिसाइड कर लेंगे, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी होगा फिर उसी प्राइस पर हम आपसे खरीदेंगे. जो आज हमारे देश में किसान और सरकार की हड़ताल और लड़ाई जो चल रही है वो इसी मैटर पे चल रही है. आप ध्यान से न्यूज़ में देखें उसको कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट सच आर्ग्यूमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ फार्मर्स एंड एक्सपांड द मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट. और इस तरह से फार्मर्स को भी नुकसान नहीं होता क्योंकि भाव पहले ही डिसाइड हो गया. अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं भी हुआ तो भी उनको वो प्री डिसाइड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा. नेक्स्ट है 6.10 पेज पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कैसे डाइवर्सिफाई किया. अब क्यों डाइवर्सिफाई किया, उसका क्या रीज़न था. एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. However, the vast majority of rural people work on land and there is greater risk in depending only on agriculture. हमारे देश के बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर एक रिस्की वर्क है. द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेज बिकॉज कि इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत क्यों हुई कि देयर इज़ अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड. कि अगर जीवन चलाने के लिए हम अपने लाइवलीहुड के लिए अगर कम्प्लीटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं तो बहुत बड़ी रिस्क उठाना पड़ेगी क्योंकि एग्रीकल्चर तो डिपेंड करता है मॉनसून पर. To provide productive sustainable livelihood options to the rural people. लोगों को, गांव के लोगों को एक स्टेबल लाइवलीहुड उनका स्टेबल बना रहे उसके लिए प्रोडक्टिव सस्टेनेबल प्रोवाइड कराना. बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि जो खेती को डाइवर्सिफाई कर दिया उसके क्या बेनिफिट हैं. मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन.
कि जो हमारी एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटी हैं उसमें ज़्यादातर किस पर डिपेंड करती हैं, खरीफ सीज़न पर। ड्यूरिंग द रबी सीज़न इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द एरिया। और जो रबी का समय चलता है, रबी की सीज़न चलता है, उस समय इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती है तो पानी की सुविधा भी कम रहती है। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सीजन इज़ एसेंशियल। खरीफ की फसलें अच्छी होती हैं, खरीफ के टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन रबी के टाइम उतना नहीं मिल पाता, इसलिए फिर एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड लोगों को अगर एग्रीकल्चर से काम नहीं चल रहा है, उनकी इनकम नहीं हो रही है, तो उनको दूसरे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। टू एनेबल देम टू लर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ इनकम अर्न करने के लिए लोगों को। और टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स, लोगों को, गांव के लोगों को गरीबी और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कितने प्रकार के टाइप है, डाइवर्सिफिकेशन कितने तरह से किया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो पैटर्न चेंज कर दिया, क्रॉपिंग यानी फसल उगाने का पैटर्न चेंज कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, कि बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करते थे उनको दूसरी जगह नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगा दिया। The focus of this chapter is only on allied activities, non-farm employment and other emerging alternatives of livelihood, यानी लोगों का, गांव के लोगों का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी खेती के अलावा और कौन से रोजगार हैं और कौन सी एक्टिविटी वो कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। Though there are many other options available for providing sustainable livelihood in rural areas. टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दो तरह का है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, कि जहाँ पर पहले एक फसल उगती थी अब वहाँ एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाएंगी, ऐसा पैटर्न चेंज कर दिया। Diversification involves a shift in cropping pattern from food grains to cash crop। कैसे चेंज किया कि जहाँ पहले फूड ग्रेन उग रही थी अब वहाँ पर क्या उगेगा, कैश क्रॉप, मतलब जैसे सोयाबीन है, ऑयल है, ये सब कैश क्रॉप कहलाती हैं। बेसिकली द मेन एम इज़ टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट होना मेन है। In India, agriculture is still dominated by subsistence farming and farmers give prime importance to the cereal in the cropping system. Multi-cropping system reduces the dependence of farmers on one or two crops. मल्टी क्रॉपिंग में क्या हुआ, कई सारी तरह की फसलें उगने लगी, इसलिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता फार्मर को एक या दो फसलों के लिए। एज दे आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप, अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कई वेराइटी की क्रॉप्स उगा रहे हैं। देयर इज़ ए नीड टू encourage farmers to make up cultivation of a wide variety of crops। अब क्या ज़रूरत है कि हम फार्मर्स को encourage करें कि वो अलग अलग तरह की फसलें उगाएं। इट विल ऑल्सो रेज देयर इनकम, जिससे कि उनकी इनकम बढ़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एज एग्रीकल्चर इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, कि जैसे कृषि पर बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंस है, यानी बहुत भीड़ है, एक तरह से ओवर क्राउड है। अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड टू फाइंड अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर नॉन फार्म सेक्टर, इसलिए अब क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वहाँ पर डिपेंड लोगों को कुछ को डाइवर्ट करना पड़ेगा अदर एक्टिविटीज़ में, दूसरे एम्प्लॉयमेंट उनको देना पड़ेंगे। इट वुड प्रोवाइड अल्टरनेटिव avenues of sustainable livelihood and would raise the level of income।
जिससे उनका इनकम बढ़ेगी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैज़ सेवरल सेगमेंट्स, कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी नॉन फार्म यानी बिना खेती की एक्टिविटी हैं। सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी पोजेस डायनेमिक लिंकेज दैट परमिट हेल्दी ग्रोथ, वाइल अदर्स आर सबसिस्टेंस लो प्रोडक्टिविटी प्रपोजिशंस, कि जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी होती है, खेती में आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको खेती से हटकर दूसरी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए जहाँ पे आपको इनकम ज़्यादा मिले। The dynamic subsectors include agro-processing industries, food processing industries, leather industries, tourism, etc. ये नॉन फार्मिंग आ गई, जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ यानी खेती से जो सामान मिलेगा उसकी आगे प्रोसेस जो होती है, सफाई होना, उसकी ग्रेडिंग होना, उस पर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आ जाओ, लेदर इंडस्ट्रीज़ में आ जाओ, टूरिज्म में आ जाओ, यानी खेती से हटकर बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें लोग काम कर सकते हैं। Those sector which have the potential but seriously lack infrastructure are and other support include traditional household based industries like pottery, craft, handloom, etc. बहुत सारे ऐसी हमारी हाउस होल्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम, कि इनमें सोर्स तो हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इनको डेवलप करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ डेवलप नहीं हो पा रही हैं। 6.9 है नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के खेती से हटकर और कौन कौन से एरियाज़ हैं। Let us now discuss some of the important non-farm areas of employment. Information technology involves use of computer and telecommunication to retrieve and store transmit information collect करना, उनको सेव करना एंड इंफॉर्मेशन सप्लाई करना, उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हो गया। हॉर्टिकल्चर सेकंड वन, हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कल्टिवेटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप्स एट्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर में ये फसलें उगाई जाती हैं। फिशरीज मीन्स मछली पालन, इन्वॉल्व्स कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक यानी समुद्री, पानी में रहने वाले एनिमल्स को पकड़ना, पालना और उन्हें बेचना। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुओं को पालना, उनकी पैदावार बढ़ाना। Concerned with breeding, rearing and caring of farm animals. And last one is dairying, दूध से related. Involve breeding, raising and utilization of dairy animals for various dairy product. Dairy product के लिए दूध, दही, छाछ, इन सब के लिए ऐसे पशु जो दूध देते हैं उनको पालना पोसना, ये डेयरिंग आ गया। अब हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है उनकी संख्या को बढ़ाना, उन्हें पालना, ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसर्न्ड विद द, ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हिंदी में हम पशुपालन कहते हैं, जो किससे रिलेटेड है? ब्रीडिंग, रियरिंग और केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, खेती में काम आने वाले जानवरों की पैदावार बढ़ाना, उन्हें पालना, उनका केयर करना, ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया। अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग कैटल्स, गोट, फॉल्स, डक, गूज एट्सेट्रा आर द वाइडली हेल्ड स्पीशीज, कि किस किस चीज़ को पाला जाता है? कैटल्स, गोट्स, फॉल्स और डक, गूज एट्सेट्रा। India owns one of the largest livestock population in the world, कि जितने भी देश हैं कुल विश्व में उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया में लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यानी जानवरों को सबसे ज़्यादा इंडिया में पाला जाता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी इन इनकम, इससे लोगों की इनकम में स्टेबिलिटी आती है। फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर फैमिली, जिससे कि ये सब सुविधाएं मिलती। जब इनकम आपको बराबर रेगुलर होगी तो फूड सिक्योरिटी रहेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगी, पूरी फैमिली को न्यूट्रिएंट फूड मिलेगा, ये सब इसमें आ जाएगा।
Livestock sector provides alternate livelihood option to cover 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. A significant number of women also find employment in the livestock sector. ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमन यानी महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा भाग इन कामों में लगा हुआ है. इन इंडिया पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 58% फॉलोड बाय अदर्स. कि 58% लोग पोल्ट्री का काम कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका डेयरिंग. डेयरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स. एनिमल हस्बेंड्री में फार्म एनिमल्स का होता है, डेयरिंग में डेयरी एनिमल्स मीन्स दूध देने वाले जानवर. द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ्रॉम हिम, क्योंकि इनसे दूध मिलेगा और दूसरे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट फिर हम बना सकेंगे. Dairying is the business of producing, storing and distributing milk and its product. Dairying एक तरह का बिजनेस है जो दूध को इकट्ठा करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उससे रिलेटेड है. The performance of the Indian dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive. कि कुछ सालों से डेयरी सेक्टर में जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अच्छा इम्प्रेसिव है. Due to the successful implementation of Operation Flood, India ranked first in the world in milk production. ऑपरेशन फ्लड में यानी सफ़ेद क्रांति जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसमें दूध प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 1 है. India's milk production increased from 17 million tons in 1950-51 to 102.6 million tons in 2006 and 7. इन्हें 1950-51 में 17 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन होता था, जो कि 2006 एंड 7 में बढ़कर 102.6 मिलियन होने लगा. ऑपरेशन फ्लड क्या है? वाइट रिवॉल्यूशन यानी मैंने अभी बताया श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं. ये वाइट रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. इसको किसने स्टार्ट किया? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB इन 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ देम चेयरमैन डॉक्टर वागीस कुरियन. The objective of this program was to create a nationwide milk grid. इसका उद्देश्य क्या था? एक इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जिससे नेशन वाइड यानी देश भर में, देश से बाहर भी दूध की प्रोडक्शन बने. अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम all the farmers pool their milk produce according to different graders and same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. इस प्रोग्राम में क्या होता है ऑपरेशन फ्लड में कि सब लोगों से उनके यहाँ प्रोड्यूस होने वाला दूध इकट्ठा कर लिया जाता है, पूल यानी मिला लिया जाता है और उसको फिर शहरों में सप्लाई किया जाता है. द फार्मर्स आर अश्योर्ड ऑफ ए फेयर प्राइस एंड इनकम. और जिनसे भी दूध लिया है, जिन फार्मर से कलेक्ट किया है, वो अपने प्राइस के लिए बिल्कुल अश्योर्ड रहते हैं. Gujarat state is held as a success story in the efficient implement of milk cooperative which has been followed by many state. और भारत में सबसे ज़्यादा इसमें बढ़त मिली है गुजरात को. जो हमारी ये अमूल फैक्ट्री है, अमूल के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी मेन फैक्ट्री कहाँ पर है? गुजरात में. फिर उसको देखकर इंडिया के दूसरे पार्ट्स ने भी उसको फॉलो किया. नेक्स्ट पॉइंट है फिशरीज़. फिशरीज रिलेटेड है मछली पालने से. फिशरीज रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. कि मछलियाँ प्लस साथ ही साथ अनेक समुद्री जीव यानी पानी में रहने वाले जीवों को पकड़ना, पालना और उन्हें बेचना, ये फिशरिंग के अंतर्गत आता है. फिशरीज sector plays an important role in socio-economic development of the country. कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिशरीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है.
After progressive increase in budgetary allocations and introduction of new technologies in fisheries and aquaculture, the development of fisheries has come a long way. और जब से इसको हेल्प मिलने लगी, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलने लगी, ये बहुत आगे बढ़ गया. Important point about fishing. First, fishing community regards water body as matter. The water bodies जहाँ पानी मिलता है, जैसे सी, ओशन, रिवर, लैक, नेचुरल एक्वेटिक ponds, streams are considered as mother or provider as they provide life-giving source to the fishing community. फिशिंग कम्युनिटी को जीवन चलाने के लिए मछली और दूसरे जीव जंतु पानी से मिलते हैं, इसलिए ये सारी वाटर बॉडीज़ एक मदर के रूप में कही जाती हैं. वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन कितना Presently, fish production from inland sources contributes about 64% to the total fish production, and the balance 36% comes from the marine sector, sea and ocean. Inland से हमें मिलता है 64%, sea से ocean से मिलता है 36%. Share of fishing in GDP. अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने में फिशिंग का कितना शेयर है? द टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट्स ऑफ 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी इन इंडिया. वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट. वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन फिशिंग. देश की महिलाएं भी इसमें फिशिंग में काम कर रही हैं. प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फिशिंग. इस सेक्टर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लो पर कैपिटा अर्निंग है, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू द अदर सेक्टर एंड हाई इलिटरेसी रेट एंड इनडेप्टनेस. पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और इनडेप्टनेस यानी कि कर्जे का दबाव भी बहुत है. अब इसके बाद पॉइंट आता है हॉर्टिकल्चर. Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits. Horticulture में आता है fruits, vegetable, tuber crops, flower, medicinal and aromatic plants, species and plantation of crops, यानी इनको उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, जिसमें सब्जी, फल, फूल ये सब चीज़ें शामिल हैं. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil condition. कि भारत हॉर्टिकल्चर के लिए ब्लेस्ड है. कैसे कहा कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज इट इज़ ब्लेस्ड विद अ वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन. हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह की सॉइल भी मिलती है, क्लाइमेट भी है, जिससे हम हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं. उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिला. It is an important sector for potential diversification and value addition in agriculture. Important point about horticulture. Horticulture के बारे में क्या important point है? Contribution. Horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of gross domestic product in India. देश की जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर का होता है, और जितने भी क्रॉप प्रोडक्शन हो रहे हैं एग्रीकल्चर में उसका 1/3 पार्ट हॉर्टिकल्चर का है. शेयर इन वर्ल्ड्स प्रोडक्शन. वर्ल्ड के प्रोडक्शन में भी इसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन है. इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन. Horticulture has improved economic condition of many farmers and has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes too. इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उन फार्मर्स को मिला जो खेती के दूसरे सेक्टर में अपने आप को सेफ नहीं कर पा रहे थे, जिनसे दूसरे सेक्टर में जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था उनको हॉर्टिकल्चर से अच्छा मिला. ग्रेट स्कोप फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट. महिलाओं के रोज़गार के लिए भी इसमें बहुत अच्छा स्कोप है. लास्ट पॉइंट आ रहा है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी.
कंप्यूटर से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन टू रिट्राइव एंड स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूनाइज्ड मेनी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारे दूसरे क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से रिवॉल्यूशन आया। देयर इज़ ब्रॉड एग्रीमेंट इट विल प्ले अ critical role in achieving subsistence development and food securities in 21st century। important points क्या है इसके? Through appropriate information and software tool, government has been able to predict areas of food insecurity and vulnerability to prevent or reduce the likelihood of the emergency. It also has a positive impact on the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इट सर्कुलेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि और दूसरे देशों में क्या टेक्नोलॉजी खेती की डेवलप होती जा रही है एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वेदर एंड सॉइल कंडीशन ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एट्सेट्रा। यहाँ तक ये चैप्टर आपका कोर्स में था। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब इसके बाद का पूरा पार्ट आपको कोर्स में इस साल से डिलीट कर दिया गया है। आज आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। गुड डे।